तो हम आ गए अपने इतिहास के 40 क्वेश्चन हम करेंगे। इतिहास के 40 क्वेश्चन, संविधान के 40 क्वेश्चन और भारत के भूगोल के 40 क्वेश्चन। तो हमने 160 तक कर लिया है, आज हम करेंगे 160 से 200 तक, ठीक है। तो देखिए यार, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है बनाए रखना। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होता है, धीरे धीरे हम बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। हम 40 क्वेश्चन इतिहास के करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 कि सिकंदर ने हाईडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया था। सिकंदर ने हाई डे स्पीच के युद्ध में किसे हराया था। तो इसका सही आंसर है पोरस। इसका सही आंसर है पोरस। सोल्यूशन देखते हैं कि हाईडे स्पीच की लड़ाई सिकंदर और राजा पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणामस्वरूप ग्रीक जीत गए और मैसेडोनिया साम्राज्य भारत के दरवाजे खुल गए। पोरस की हार का कारण था उसकी सेना को हाथी बने। ठीक, यानी सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई थी वो हाई डे स्पीच के युद्ध में थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 कि प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था। प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था। इसका सही आंसर है 458 ईसा पूर्व में। तो हुड़ मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी। जो बाहुबली में नहीं वो युद्ध किया था, जिसके दांत बड़े बड़े थे, जिसको बाहुबली और भल्लाल दोनों मारने गए थे, उसके बाद वही सेनापति बना था। तो वही उसी को हुड़ बोलते हैं, वही लोग हुड़ थे। तो हुड़ मध्य एशिया के खानाबदोश जाति थी। यह जाति अपने समय में सबसे बर्बर जाति गिनी जाती थी। हुड़ों ने 458 में भारत पर स्कंदगुप्त के समय पहला आक्रमण किया था। तो जब हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था। स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, ठीक है। इस आक्रमण का नेतृत्व खुसन वाज ने किया था। गुप्त काल में हुड़ों ने पंजाब तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। मथुरा में हुड़ों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो हुड़ों ने 458 ईसा में पूर्व में आक्रमण किया था, और जब उन्होंने आक्रमण किया था तब भारत में स्कंदगुप्त थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कि हमारे यहाँ पे गैप दे रखा है, कह रहा है कि किस राजा ने हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे। किस राजा ने हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था, ठीक है। इसका सही आंसर है एक कनिष्क। तो कनिष्क ने चीन के हान होती से युद्ध किया था। कनिष्क ने हान राजवंश के राजा हान होती के साथ युद्ध किया था, और यह चीन का था। अपने साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन एवं कांसू प्रांत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत तक किया था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में भी विभाजित हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 164 कि क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 5वीं शताब्दी में। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ हिंदू एवं बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में जाना जाता है। सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। तो इलाहाबाद प्रशस्ति इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है तथा यह संस्कृत में लिखा है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, ठीक है।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17 तारीख को पहले शिफ्ट में, यानी मेरे शिफ्ट में जो पेपर आया था वो पूछा था प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा कि गुप्त काल के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। गुप्त काल के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश का, ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है जिन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से, वो दूसरे हैं, वो मौर्य वंश के थे। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। यह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस विवाह की स्मृति ने चंद्रगुप्त कुमार देवी की प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक और चंद्रगुप्त और दूसरी ओर कुमार देवी का चित्र तथा एक और चंद्रगुप्त और कुमार देवी थे, दूसरी ओर दुर्गा का चित्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस सम्राट से है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस सम्राट से है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ए। तो वाकाटक वंश का स्थापना 255 में विंध्य शक्ति में की गई थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ज्ञातव्य कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से हुआ था। तो समुद्रगुप्त द्वितीय उसकी पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। तो इसका सही आंसर है कि वाकाटक वंश का संबंध किसे है, तो इसका सही आंसर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 168 हमारा दे रखा है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ये वाला सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो वाकाटक साम्राज्य की महारानी थी, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त, वो कुबेर नागा और समुद्रगुप्त की बेटी थी। ठीक है, तो वाकाटक वंश की स्थापना 255 में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। ज्ञातव्य है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। प्रभावती ही वाकाटक वंश की महारानी थी, यानी रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और वाकाटक वंश की स्थापना 255 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ पे कौन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसका सही आंसर है ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से आते जाते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान, वेनसांग, इसिंग आदि ने यहाँ रहकर अध्ययन किया है। ठीक है, तो बस याद रखना है आपको, ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भक्ति शब्द का अर्थ था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था। भुक्ति का अर्थ था एक प्रांत। भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। ठीक है, तो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन भुक्तियों में हुआ था, जिसे प्रांत कहते हैं। तो गुप्त काल में शासन चलाने के लिए भुक्तियों में बंटवारा हुआ था, जिसे प्रांत कहते हैं। छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया है। भुक्तियों में उपरिक या उपरिक महाराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। भुक्तियां का विभाजन अनेक जिलों में किया
किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय के सर्वोच्च अधिकारी को विषयपति या कुमारामात्य कहा जाता था तथा इसके कार्यालय को अविठान कहा जाता था। विषयपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक परिषद भी होती थी। इसके प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। ज्ञातव्य है कि गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था। इस प्रकार उल्लेखनीय है कि गुप्त काल में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का समायोजन किया गया था। तो एकदम आराम से सॉल्यूशन को पढ़ना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 171 है हमारा कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि शब्द को संदर्भित करता है। गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि शब्द को संदर्भित करता है, यानी विधि शब्द का क्या मतलब था। तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, ठीक है, बी वाला प्रशासनिक इकाई, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे जो मौर्यों के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ था प्रशासनिक इकाई। गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रशासन में एक समुदाय और समुदाय द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और सेनापति शामिल थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 172 कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम ने भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिसे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था, जिसने एक गुप्त संवत 319 चलाया था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजा की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से शक्ति बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 173 कि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। 319 से 550 के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया। इसका सही आंसर है डी गुप्त वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने के लिए श्रेय गुप्त वंश के राजाओं को जाता है। गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक 319 के लगभग चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और 550 ईस्वी तक यह वंश शासन करता रहा। पुराणों के अनुसार गुप्त वंश का उदय प्रयाग और साकेत के बीच संभवतः कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। तो 319 से 550 के बीच में भारत पर जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम है गुप्त वंश, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, सही आंसर है समुद्रगुप्त। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो घटोत्कच का पुत्र था। जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे एवं उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है हमारा कि गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। तो सही आंसर है चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम था। वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन चला कर आया। इसके पृष्ठभाग पर दुर्गा की आकृति थी और पहले भाग पे इसका चित्र था और कुमार देवी का चित्र था और दूसरे तरफ दुर्गा जी का चित्र था, ठीक है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि गुप्त शासकों ने किस
नामक जुर्माना लगाया था। कौन सा जुर्माना लगाया था? जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाता था, यानी हल कर। यानी गुप्त शासकों ने हल कर लगाया था, उसे क्या कहते हैं? तो उसका हर नाम था हलीव कर। हलीव कर यानी जो भी किसान हल रखते थे उन्हें हलीव कर देना पड़ता था। तो गुप्त शासकों ने हलीव कर या हल दंड नामक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु। सारा, पशुओं के चारा के लिए सारा। खील भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो अपरहत मतलब जंगली भूमि, खील मतलब ऐसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती थी, सारा मतलब पशुओं के चारा योग्य भूमि, वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि, क्षेत्र मतलब कृषि योग्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि चीनी यात्री सुंग युन कब भारत आया था? चीनी यात्री सुंग युन कब भारत आया था? तो सही आंसर है बी 518। बी 518, ठीक है, बी 518। तो देख लेते हैं, चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया। उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्राप्तियां प्राप्त की। ज्ञातव्य कि फाहियान, हेनसांग और इसिंग भी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया के दरबार में 375 से के समय आया। वेनस्वांग हर्षण के समय भारत आया। तो भारत आने वाले चीनी यात्री को देख लेते हैं। भारत आने वाले कितने चीनी यात्री थे उनको देख लेते हैं। तो फाहियान है जो भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। सुंग युन 518 में भारत आया। इसने बंगाल व बिहार के तत्कालिक राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया। इत्सिंग भी भारत आया था। इत्सिंग भी भारत आया था। यह भी चीन का ही है। यह चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। त्रिपिटकों की 400 प्राप्तियां अपने साथ लेकर चला गया इत्सिंग। मालवेन लिन यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने हर्षवर्धन की पूर्वी भारत आक्रमण का अभियान का वर्णन किया है। फिर चाउ उ कुजा यह भी भारत आया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 178 है कि 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री। तो इसका सही आंसर है सुंग युन 518। सुंग युन 518, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 179 है। यहाँ से हमारा गुप्तोत्तर साम्राज्य शुरू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग में हर्ष की सभा शामिल हुई? इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय ने प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए? तो सही आंसर है हेनसांग। सही आंसर है हेनसांग। तो हेनसांग एक चीनी यात्री था जो 628 ईस्वी में भारत आया था। इसके अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर्ष के सभा में शामिल हुए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180 कि निम्नलिखित में से कौन चीनी तीर्थयात्री हेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो इसका आंसर पता नहीं है, तो हम देख लेते हैं। चीनी यात्रियों का भारत में आक्रमण आने वाला क्रम। फाहियान 5वीं सदी में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वेनस्वांग 7वीं सदी में आया था हर्षवर्धन के समय। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया था, नालंदा का भ्रमण किया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 हमारा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह से हर्षवर्धन, ह में ह लगा है और वेनस्वांग में ह लगा है, तो ये वाला सही होगा। इसको याद करने का तरीका कि हर्षवर्धन में ह है और हेनसांग में भी ह है, ठीक है। तो वेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 में। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी, इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी नामक प्रसिद्ध है। चीन
से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री थे फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और सुंगयुन, ये 518 में आया था। सुंगयुन 518 में आया था, ठीक है। और जो इत्सिंग है वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। तो फिर हमारा आ गया यहाँ पे ह से वेन, ह से वेन, ह से वेन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ह से हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन 629 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सम्राट हर्ष जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है, किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 में शासन रहा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इन्होंने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना की है। सूर्य शतक के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान हेनसांग को आश्रय दिया था, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है, यानी हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने एक युद्ध की घोषणा की, कहाँ के शासक थे, कहाँ के शासक थे। तो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। राजा शशांक गौड़ साम्राज्य के शासक थे जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की। तो शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया तथा गौड़ राजवंश की स्थापना की। मालवा के राजा देवगुप्त ने दुर्विसंधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति कन्नौज से मौखरी राजा ग्रीवर्मन को मार डाला, जिसकी खबर सुनकर हर्षवर्धन ने शशांक से युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 85 हमारा कि बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी। तो सही आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की रचना लिखी थी और उसका नाम था हर्षचरित। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट और हर्षचरित की रचना और कादम्बरी की रचना इन्होंने करी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा 186 की हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो कि किसने लिखी थी। तो इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। तो बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखा था जो कि हर्षवर्धन का जीवनी है, एक तो कादम्बरी लिखा था, ठीक है। एक कादम्बरी लिखा था और एक हर्षचरित लिखा था। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187 दे रखा है कि उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों को तलाश में भारत आया था। जो बौद्ध ग्रंथों में तलाश में भारत आया था। तो सही आंसर है वेनसांग इसका सही आंसर है। तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। 629 ईस्वी से लेकर 645 तक भारत में रहा। नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए भारत आया था। वेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग 18 संप्रदाय में बटे हुए थे। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गाँवों के राजस्व से होता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 188 है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। इसका सही आंसर है बी यानी 618। तो देख लेते हैं इसका सलूशन। तो लिखा है कि एलो अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। सैकड़ों राजाओं को जीतने के बाद इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। ज्ञातव्य है कि एलो अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 कि राजा हर्षवर्धन ने उनके भाई का नाम क्या है, अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज पर के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन
जिनकी मृत्यु 605 में हो गई। इसके बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन राजा हुआ, परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ने दुर्विसंधि के कारण वह मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा और अपनी बहन राजश्री को विंध्याटवी से उद्धार किया और थानेश्वर का अपने राज्य में मिला लिया। देवगुप्त से मालवा छीन लिया। शशांक का गोंड भगा दिया। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। तो यहाँ पे वेनसांग में है और हर्षवर्धन में है। तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था 629 में और 645 तक रहा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा दक्षिण भारतीय राजवंश शुरू हो गया, नया टॉपिक है। क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। तो सही आंसर है राष्ट्रकूट। तो प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 में चालुक्य राजवंश कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और अपनी राजधानी मानेखेत बनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, 192 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो इसका सही आंसर है, मुझे लगता है यही होगा हमारा। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है नेन्दुचेलियन द्वितीय। नेन्दुचेलियन द्वितीय दक्षिण भारत में पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसे पनसुम्पन पांड्यन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारे, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको लेकिन कर लेते हैं। चोल राजा राज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा। इसका सही आंसर है 985। इसका सही आंसर है 985। चोल राजा राज प्रथम 985 में गद्दी पर बैठा। तो चोल राजा राज प्रथम 985 में गद्दी पर बैठा। परांतक द्वितीय का पुत्र था। यह परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी अरमोलीवर्मन अथवा राजराज प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौ व रक्त की नीति पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो तमिलनाडु के, ये इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया। विश्व में यह अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता है हिरण्यगर्भ। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान कराया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है तो माना जाता था कि जो राजा जन्म से न हो वे भी पुनः क्षति प्राप्त कर लेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में गैप है। गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। इसका सही आंसर है बी, सही है। तो चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, उर सभा या महासभा और नगरम सभा। महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था की सभा थी। आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 196 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो मदुरै पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै थी। पांड्य वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन तमिल साम्राज्य था।
इसका उल्लेख अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। नेडियान इस वंश का प्रथम राजा था। नेडियान पांड्य वंश का प्रथम राजा था नेडियान। इसकी राजधानी मदुरै थी। क्वेश्चन नंबर 197 हम देख लेते हैं कि सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में हुई थी? तो चोल, सही आंसर है चोल। तो सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। यह सभा वरियम नाम की समितियों के नाम के द्वारा अपने कार्य संचालित करती थी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। एलो किसकी राजधानी थी? एलो किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। पांड्यों की राजधानी तो मदुरै थी। एलो जो है चालुक्यों की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण व मध्य भारत में शासन किया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी एलो कर्नाटक को बनाया। एलो जो कि कर्नाटक में था बनाया था। बाद में पुलकेशियन प्रथम ने राजधानी को बदामी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 199 है हमारा कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? जो रवि कीर्ति हैं किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर है पुलकेशियन द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ महाराजा की उपाधि धारण की। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जानकारी है उसके एलो प्रशस्ति से अभिलेख से मिलती है। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध यानी रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा, ये और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? सही आंसर है डी चोल। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय श्री विजय साम्राज्य जो मलाया प्रायद्वीप सुमात्रा जावा निकटवर्ती मलाया यानी इंडोनेशिया तक फैला था पर सफल सैनिक अभियान भेजा था। तो मलाया पर आक्रमण किसने किया था? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतिहास के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं संविधान में। तो हम आ जाते हैं अपने संविधान में। अब हम 40 क्वेश्चन संविधान को करेंगे। तो हमने 160 तक कर लिया है, तो हमारा 161वां क्वेश्चन है संविधान का। ये हम नागरिकता का टॉपिक कर रहे हैं। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता से संबंधित है, यानी किस भाग में नागरिकता के बारे में कहा गया है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो भाग 2 हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। तो 162 हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 11 और भाग 2 5 से 11 भाग 2। आगे क्वेश्चन है 163 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि भारतीय संसद ने नागरिकता विधेयक पारित किया था। तो हमें बताना है कि भारतीय संसद ने कब नागरिकता में संशोधन किया था? तो 2000 ऑप्शन के हिसाब से 2019 में संशोधन किया था। ऑप्शन के हिसाब से 2019 में अभी हाल ही में संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली? तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 9। यानी अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सही है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 9। फिर अनुच्छेद 166
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप कोई ऐसा देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, तब ऐसा कोई कुछ काम नहीं करते हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय भावना को कुछ ठेस पहुँचे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी अगर आप जब तक देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में इसी के बारे में कहा गया है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 167 सॉरी क्या बोल रहा हूँ। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता दी जाती है। तो भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आ जाता है हमारा यहाँ से मौलिक अधिकार शुरू हो गया। तो मौलिक अधिकार देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 32 से कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 से वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो 5 कोर्ट प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी, प्रत्यक्ष कर, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से अधिकारों को गारंटी दी है। तो मूल रूप से 7 अधिकारों को गारंटी दी है। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकारों की गारंटी की बात कही गई है। 7 गारंटी की बात कही गई है अनुच्छेद 19 में। देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक मतलब घूमना, इधर कहीं भी आप जा सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति। इसी में मीडिया की भी चर्चा है। ठीक है, फिर शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की चर्चा, 2 फिर संघ बनाने की चर्चा, संघ मतलब समिति बनाने की चर्चा। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप बस सकते हैं। फिर कोई आजीविका या कोई भी व्यापार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में मूलतः 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय का मतलब हो गया अनुच्छेद 226, और उच्चतम न्यायालय ये हो गया हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिट होता है वो 5 प्रकार का रिट होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 171 कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में हमारा कहा गया है कि बलात्श्रम, 23 में हमारा कहा गया है कि बलात्श्रम आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराएंगे। और 24 में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में हमारा कहा गया है कि 23 में कहा गया है बलात्श्रम यानी मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम ये नहीं होना चाहिए। 14 में कहा गया कि 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो 23 और 24 आप लोगों को पता चल गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। तो 23 में आपको पता ही है कि ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। ठीक है, या मानव दुर्, और फिर 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जा सकता। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही कहा गया है कि बलात्श्रम पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 174 करा के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे
अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार है, कोई भी कानून सरकार बनाती है या कोई भी ऐसा कानून है या कोई भी ऐसा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको समाप्त किया जा सकता है, उनका अल्पीकरण किया जा सकता है। तो यही अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, ठीक है। और अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी स्थिति असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13। फिर मैं बता दूं कि अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी के मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसका अवमानना करता है, तो उस कानून को या उस विधेयक को उसको जीरो मान लिया जाएगा, उसको नहीं के बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 निम्न में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 226 की अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो सही आंसर है धार्मिक प्रबंधन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। भारतीय संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपकार, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के कितने समूह हैं। सही आंसर है 6। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी किसी भी जो शिक्षण संस्थान राज्य की मदद से चलता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, कौन सा युग में सही सुलंबित है। तो अनुच्छेद 17 ये उपाधियों का अंत नहीं है, ये अस्पृश्यता है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत, ये गलत है, ये अनुच्छेद 17 में है। फिर कहा गया अनुच्छेद 15, ये भी गलत है, इसमें कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जन्म, लिंग और जाति के अनुसार पर भी भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारा सही है, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 180 हमारा कि 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अनुच्छेद में माना गया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो नौकरी है, पद है, उनमें आरक्षण का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ, केरल बनाम रिस्मा जोफे। और यह अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि जो विकलांग है उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में आता है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी अनुच्छेद 12 में हमारा राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। आगे है अनुच्छेद 182 क्वेश्चन 182 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 सही है हमारा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता
भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19A में बोलने यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता है। 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होना, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। 19E में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19F में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 183, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 19D वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे सही है कि हमारा संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहा गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं भारत में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी इसमें से कौन सा एक सही है उसको हमें बताना है, ठीक है। तो जी तक तो हमारा है ही नहीं, तो ये तो पहले गलत हो गया, केवल 6 तक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है। 19A में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A में संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और 19B में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये पेशे की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। आगे का 186 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा गारंटीकृत है? तो इसका सही आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 से 27 तक या 28 तक शायद। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मान लीजिए ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि एक पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करेगा? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, ठीक है। छुआछूत नहीं किया जा सकता। सॉरी वहाँ पे अनुच्छेद 15 रहेगा, ये अनुच्छेद 15 रहेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भी भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो अनुच्छेद 15 रहेगा। तो अनुच्छेद 15 नौकरानी को राहत प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, ये याद रखना अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश से निर्वासित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय संविधान सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम, सामाजिक कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 190 है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से कौन सा गलत है? तो कुछ मौलिक अधिकारों को नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, सही है। मौलिक अधिकारवाद दिव्य हैं, सही है। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, गलत है। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़ के सभी को निलंबित किया जा सकता है। के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32
कहाँ गया? अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 32 से 35, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। आगे क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 2002, इसका सही आंसर है 2। तो हम देख लेते हैं। तो वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 46वां संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A में के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो एक संशोधन हुआ 46वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 14, सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। तो कोई भी राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 21A में कहा गया है, जिसे 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 हमारा है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 196 कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 21A, जिसे 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद C20। देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 में के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20। 198 भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? यह एक, ठीक है, यह एक राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाकी हमारा सही, आप सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 199 हमारा दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो सही है ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 20। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 के तहत एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, वो मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, यानी इसका संबंध अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, सही है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध है वो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता देता है, सही है। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य अपना धर्म अपना सकता है, गलत है। राज्य को धर्म निरपेक्ष रहना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संविधान के 40 क्वेश्चन। तो हम आ गए अपने टोटल 200 क्वेश्चन पे। तो अब हम कर लेते हैं भारत भूगोल के 40 क्वेश्चन। तो हमने इतिहास और संविधान कर लिया, अब हम करेंगे 40 क्वेश्चन भारत के भूगोल को। तो हमने 160 तक कल करा था, आज 200 तक कर लेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन कल कर लिया था कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अब हमारा आज का जो सवाल है 161वां सवाल है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, यानी सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो गुजरात है हमारा, ठीक है।
तो भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। इन राज्यों को हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ से इधर से ऐसे चलेंगे, यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। 3 3 6 6 3 9, ठीक है। तो टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो 1214 किलोमीटर है, वो गुजरात की है, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्कला, चौवारा, चवाकड़ और नतिक्का किस राज्य के समुद्री तट हैं, किस राज्य के समुद्र तट हैं? तो इसका सही आंसर है केरल। तो वर्कला, चौवारा, चवाकड़ और नतिका ये केरल के समुद्री तट हैं, केरल के समुद्री तट के नाम है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163। कह रहा कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी बीच कहाँ है? सबसे लंबा समुद्री बीच कहाँ है? तो मरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है, यह चेन्नई में अवस्थित है। जो मरीना बीच है यह चेन्नई में अवस्थित है, इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। मरीना बीच चेन्नई में स्थित है, इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। चपोरा ब्रिज गोवा में है, चपोरा बीच गोवा में है, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। तथा अक्सा बीच मुंबई में है, अक्सा बीच मुंबई में है, ठीक है। 164 पे आ जाते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन है कि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कवरत्ती। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। तो यह द्वीप समूह केरल की, तो जो लक्षद्वीप है केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है वो केरल का उच्च न्यायालय ही लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो इसमें 36 समूहों का एक समूह है। मलयालम यहाँ पर बोली जाती है, जो लक्षद्वीप में बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है 166 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे 167 है, 67 क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा का 84% हिस्सा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो आई थिंक इसका आंसर 1 है। केवल एक राज्य सिक्किम से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो आप लोगों को भारत का मैप अच्छे से याद होगा, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। 168, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन में कि यहाँ पे दे रखा है पश्चिम बंगाल। एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, वो सिक्किम से सीमा बनाता है, और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। टोटल लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें, और 403 सीटें विधानसभा की, 100 सीटें विधान परिषद की, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो राज्य तो एक है और केंद्र शासित प्रदेश भी एक है, यानी लद्दाख के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य सीमा बनाता है। तो टोटल हो गए 2, ऑप्शन डी। तो एक राज्य है कौन? हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर।
तो लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। तो अक्टूबर 2019 में यानी 5 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया था। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन से मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, यानी उड़ीसा जो है उत्तर पूर्वी इन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर पूर्व में भारत के जितने 7 राज्य दिए गए हैं उन्हें 7 बहनें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सातों इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। ये पूर्वी राज्य हैं। आगे 172 हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा से जुड़ा नहीं है। तो इसका आंसर है सही, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एकदम उत्तर में है, तो ये हरियाणा से नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को सही करने का एक ही तरीका है, आपके पास पूरा मैप याद होना चाहिए भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश करता है, ये मध्य प्रदेश नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसका सही आंसर है उड़ीसा। महाराष्ट्र के साथ तो करता ही है, बगल में है, उत्तर प्रदेश इसके ऊपर है, गुजरात के साथ भी करता है, उड़ीसा के साथ नहीं करता। आगे क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा कि किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। तो इसका आंसर है 1963। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे दे रखा है सारे, नागालैंड 1963, आंध्र प्रदेश 1956, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की राजधानी है। सॉरी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश रहेगा, ये आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अमरावती इसका सही आंसर है, ए अमरावती। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देहरादून की राजधानी, देहरादून किसकी राजधानी है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, शीतकालीन राजधानी देहरादून है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है 178 की सिलवासा किसकी राजधानी है। तो दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानी आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए, कम से कम ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर रायपुर किसकी राजधानी है। तो जाहिर सी बात है रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर हमारा दे रखा है कि रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रांची झारखंड की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो कवरत्ती है, सभी को पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप कवरत्ती, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का नई दिल्ली। ठीक है, तो ये इसकी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू कश्मीर, लद्दाख का लेह है, दादर नागर हवेली का दमन और पुडुचेरी का पुडुचेरी है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो 2 राज्यों की राजधानी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़ एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब व हरियाणा इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं।
भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में तो इसका आंसर तो सी सही है, लेकिन अभी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2017 का सवाल, ये 2017 का सवाल है। लेकिन अभी टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इस समय 7 थे क्योंकि ये 2017 में पूछा गया था। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा आपको पता है लक्षद्वीप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टोटल 8,249 किलोमीटर में फैला है। आगे प्रश्न है हमारा कि कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, एकदम दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जो छत्तीसगढ़ तो करता ही है, उड़ीसा करता ही है, पश्चिम बंगाल नहीं करता, मध्य प्रदेश करता ही है, तो ये नहीं करता पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, झारखंड के साथ जो सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता, सॉरी एमपी सीमा साझा नहीं करता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, एमपी सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 189 है कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? इसका सही आंसर है मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है, ठीक है। और लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर, 3,702 किलोमीटर। तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर है। यह भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। इसका गठन 1987 में हुआ था। इसकी राजधानी पणजी है। विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर है सी, असम, ठीक है। आगे है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? त्रिपुरा से लगती है, तो इसका सही आंसर है असम। अरुणाचल प्रदेश ऊपर है तो इसे नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से भी नहीं लगती, नागालैंड से भी नहीं लगती। तो 193 हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, तो राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है, उड़ीसा के साथ नहीं लगता। आगे हमारा प्रश्न है 194 पूर्वी देशांतर 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी। ये बहुत खतरनाक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो गया। ये कहाँ कोई बता पाएगा? ईटानगर। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गोवा का एक समुद्री तट है? गोवा का एक समुद्री तट है, गोवा का एक समुद्री तट है। तो पोलोलेम गोवा का समुद्री तट है। तो कुडले समुद्री तट कर्नाटक का है, मरीना तमिलनाडु, चेन्नई, वर्काला केरल में है, ठीक है। आगे है कि रामेश्वर किस राज्य में है? रामेश्वर किस राज्य में है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। रामेश्वर तमिलनाडु में है। तो रामेश्वर का एक मंदिर है जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। तो रामेश्वर शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है, जो पंबन चैनल द्वारा भारत भूमि से तथा मन्नार खाड़ी द्वारा मन्नार द्वीप से अलग होता है, ठीक है। तो रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। अब हमारा यहाँ से झील शुरू हो गया। तो 197
कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका सही आंसर है उलर झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है उलर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि भारत में है उलर झील। तो उलर झील जम्मू कश्मीर में है, बांदीपुर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी इससे होकर गुजरती है। इस झील बेसिन का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप हुआ। लोकटक झील मणिपुर में है। बारापानी या उमियम झील मेघालय में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। तो उलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। फिर चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय है जो कि उड़ीसा राज्य के किस जिले में है। तो ये खतरनाक पूछ दिया है, हम लोग देख लेते हैं किस जिले में है। तो यहाँ पे दे रखा है कि चिल्का झील एक खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी और खुर्दा गंजाम जिले में फैला हुआ है। पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में फैला हुआ है। गौरतलब है कि चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ी तटीय और विश्व की सबसे दूसरी अर्ध लैगून झील है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसका सही आंसर है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुलिकट झील। यहाँ पे झील दे रखा है डल झील जम्मू कश्मीर, सांबर झील राजस्थान, लोकटक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 200 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? वेम्बनाड झील। नॉर्मल तौर से भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की भी सबसे लंबी झील है। यह पश्चिम बंगाल सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत के भूगोल का 40 क्वेश्चन। तो अब हम पहुंच गए अपने 200 क्वेश्चन पे। तो ये हमें करना था, तो अब आगे हम इसके बाद कल करेंगे।